तो अब हम लोग जो ये बता रहे थे ना कि अस्तित्व भाव से पहले, तो सामान्य तौर पे तो हम जैसे सोरेन किरकेगार्ड का बताया कि इन्होंने किस प्रकार से स्पष्टता, और ये हम ये चर्चा कर रहे थे कि आप लोग अगर वास्तव में इस समय देखें किस प्रकार से संबंधों का क्षरण हो रहा है हमारे समाज में, और सब जगह जो कहते हैं ना कि बुद्धि लगाई जा रही है, बुद्धि लगाई जा रही है कि नहीं लगाई जा रही है। आप लोग देखे होंगे कि पहले जो ग्रामीण अंचलों में जो स्थितियां थी, वहाँ सब कुछ जो है, सभी लोग एक दूसरे से, वो पहले एक होता था जिसको वो कहते थे बैठका होती थी, और जो उसको कहते थे हम लोग गांव की भाषा में मड़ई कहते थे, मड़ई में सब लोग बैठते थे और सब में बात चर्चा होती थी और सब हृदय का संबंध होता था, और कोई छोटी मोटी बात हो जाती थी तो पूरा गांव खड़ा हो जाता था। अब तो आपको गांव में भी बुद्धि दिखने लगती है। गांव में आप जाओगे तो आपको शहर से ज्यादा बुद्धि दिखाई देगी। यानी गांव के लोग चूंकि बहुत सीधे सरल थे, तो जब उन्होंने गांव शहर के लोगों से बहुत सारी चीजें, शहरीकरण हुआ और गांव नजदीक आने लगे शहर के, तो वहां से जो चीजें उनको मिली ना, तो वो और एक्सट्रीम में उन्होंने उसको अडॉप्ट किया। और अब गांव में आप जाइए तो कोई किसी के घर में किसी किसी को देखना ही नहीं चाहता। अगर वो दरवाजे पे बैठा है, आप वहां से गुजर रहे हो तो उठ के अंदर चला जाएगा। तो ये सारी चीजें क्या है, तो इसी सब चीजों को जो है सोरेन किरकेगार्ड अंडरलाइन कर रहे थे, और सोरेन किरकेगार्ड कह रहे थे कि जो है जो लोग निश्चयात्मकता के मार्ग को छोड़ के अनिश्चयात्मकता का वर्ण करते हैं, तो जो बुद्धि के आधार पर चीजों को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं और जुगत लगा रहे होते हैं, वह अनिश्चयात्मकता के मार्ग पर चले जाते हैं, और जो हृदय की सहजता सरलता के आधार पर चीजों को ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो वो क्या करते हैं, निश्चयात्मकता के मार्ग का वर्ण करते हैं। ठीक है, तो वो एक रेवोल्यूशनरी तरह का एक स्टेटमेंट दे रहे होते हैं, ट्रुथ इज सब्जेक्टिविटी, इन सारी चीजों को वो डिफाइन कर रहे होते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, और इसके बाद जो है इसी तरह का एक रेवोल्यूशनरी विचार जो है जीन पॉल सार्त्र भी दे रहे होते हैं। जीन पॉल सार्त्र भी ये सारी चीजों को कह रहे होते हैं कि एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स एसेंस, यानी अस्तित्व भाव से पहले, इन सारी चीजों को भी वो डिफाइन कर रहे होते हैं, क्योंकि हम लोग जनरली ये मानकर चलते हैं कि भाव अस्तित्व से पहले होता है। तो इस संदर्भ में उन्होंने एक महत्वपूर्ण वक्तव्य दिया जो आप लोग को हमने बताया था कल, कि उन्होंने कहा कि मानवीय अस्तित्व ही एक ऐसा अस्तित्व है जहां पर जो है क्या होता है, पहले जो है अस्तित्व होता है, और पहले इसके बाद जो है किसी भी प्रकार की भाव की संरचना इसी अस्तित्व की आद्य अनुभूति के अनुरूप होती है, और इसमें ईश्वरीय भाव भी सम्मिलित। तो आप लोग को स्पष्ट हुआ होगा कि आप देखे होंगे, आप सोचते भी होंगे कि वास्तव में ये एक रेवोल्यूशनरी विचार था, और जीन पॉल सार्त्र ने इसको सोचा, बड़ी गहरी दार्शनिक सोच थी, क्योंकि आप स्पष्ट रूप से पा भी रहे होते हैं कि आप मान लीजिए कि कोई एथीस्ट, यानी जहां पर किसी ईश्वर में विश्वास नहीं होता, इस प्रकार की कोई सोसाइटी हो, कोई परिवार हो, उसमें कोई बच्चा जन्म ले, तो वो क्या कभी ईश्वर के संदर्भ में सामान्य रूप से सोच रहा होगा? नहीं सोच रहा होगा, क्योंकि वो सारी चीजें उसको कभी दिखाई ही नहीं देंगी। ठीक है, तो इसलिए जब उस लेकिन उसे अपने अस्तित्व का बोध हो रहा होगा, और उसी अस्तित्व के बोध के अनुरूप ही वह अन्य भावों को संरचित कर रहा होगा, जिसमें ये भाव भी होगा, जिसमें ईश्वर का भाव भी होगा। ये सारी चीजें हैं, तो ये इन्होंने एक रेवोल्यूशनरी विचार रखा। और सामान्य तौर पे ये बार बार आप लोग की यूजीसी नेट जेआरएफ में पूछा जाता है कि किस दार्शनिक का ये वक्तव्य है कि अस्तित्व भाव से पहले, एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स एसेंस, ये किस दार्शनिक का ये विचार है। और इसके बाद हमने कहा था कि सत्ता के तीन आयाम, जिस प्रकार हम लोग ने वहां पर सोरेन किरकेगार्ड के दर्शन में अवस्थितियों की चर्चा की थी, सोरेन किरकेगार्ड के दर्शन में हम लोग ने अवस्थितियों की चर्चा की थी, स्फेयर्स की चर्चा की थी, उसी प्रकार जो है इनके दर्शन में, यानी जीन पॉल सार्त्र के दर्शन में सत्ता के तीन आयामों की चर्चा की गई है। और ये सत्ता के तीन आयाम कौन है, ये आप लोग के एज इट इज पूछा जाता है यूजीसी नेट जेआरएफ में। तो तीन आयामों की चर्चा की गई है, एक अचेतन सत्य कहते हैं, चेतन सत्य कहते हैं, और तीसरा जो है जिसको अन्य की सत्ता कहते हैं। तो अचेतन सत्य को उन्होंने अंग्रेजी में लिखा है बीइंग इटसेल्फ, जिसे वहां के जर्मन भाषा में उन्होंने लिखा है इंसोई, INSOI, इंसोई। चेतन सत्ता को कहा है बीइंग फॉर इटसेल्फ,
जिसको पॉर्सोई कहें, POURSOI, पॉर्सोई, और अन्य की सत्ता है जिसे बीइंग फॉर्स अदर्स कहते हैं। तो इस प्रकार की 3 प्रकार की सत्ताओं की चर्चा उन्होंने की है, इसका एनालिसिस उन्होंने किया है, विश्लेषण उन्होंने किया है। अब हम लोग करते हैं कि एक-एक करके इन तीनों को समझने की कोशिश करते हैं, और इन तीनों को समझ के हम जो है आज की क्लास थोड़ा-सा समाप्त कर देंगे, क्योंकि चेतना और निषेध भाव ये सब सारी चीजें और बैड फेथ कल पढ़ाएंगे, क्योंकि अभी फिर फोन आएगा, उनका जो गुरुजी का फोन फिर आएगा, तो थोड़ी देर के लिए उन्होंने रोका है। तो तब तक हम कोशिश करते हैं कि 15-20 मिनट में हमें लग रहा है कि इसको हम डिफाइन कर देंगे आप लोग से। तो ये सारी चीजें इसके बाद हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सत्ता के 3 आयाम हैं, अचेतन सत्ता, बीइंग इटसेल्फ इंसोई, चेतन सत्ता यानी बीइंग फॉर इटसेल्फ पॉर्सोई, और अन्य की सत्ता बीइंग फॉर अदर्स। तो इसमें पहले अचेतन सत्ता को समझने की कोशिश करते हैं। तो अचेतन सत्ता को उन्होंने जो डिफाइन किया है, जो आप लोग के सेकेंडरी बुक्स में भी दिया है, तो कहते हैं अचेतन सत्ता जो बीइंग इटसेल्फ के रूप में वो डिफाइन कर रहे होते हैं, इंसोई के रूप में डिफाइन कर रहे होते हैं, वो कहते हैं अचेतन सत्ता बस है, और चेतन सत्ता क्या करती है, इस अचेतन सत्ता से निरंतर टकराती रहती है। तो आप लोग देख रहे होंगे कि जब अचेतन सत्ता हम इस जगत पे दृष्टिपात करते हैं, तो चारों तरफ हमें अनेक ऐसी चीजें दिखाई देती हैं जिन्हें हम बीइंग इटसेल्फ के रूप में डिफाइन कर रहे होते हैं। अभी कौन प्रकट हुआ? मनीष कुमार। तो हम लोग बीइंग इटसेल्फ के रूप में डिफाइन कर रहे होते हैं, अचेतन सत्ता के रूप में, अचेतन सत्ता के रूप में, बीइंग इटसेल्फ इंसोई के रूप में हम डिफाइन कर रहे होते हैं। तो ये सारी चीजों को हम लोग देखने की कोशिश करते हैं, ये सारी चीजों को हम लोग एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि यह सत्ता क्या है, केवल है। गुड मॉर्निंग। ये सत्ता क्या है, केवल है, और चेतन सत्ता क्या है, इनसे टकराती रहती है। तो एक प्रकार से हम देखते हैं कि ये जो जिसको वो डिफाइन कर रहे होते हैं पुस्तकों में, कि ये जो अचेतन सत्ता होती है, उसको वह अपारगम्य, गहन, अभेद्य और एक बेतुका या अर्थहीन जगत कहते हैं। अचेतन सत्ता को वो बेतुका या अर्थहीन कहते हैं, अपारगम्य कहते हैं, गहन कहते हैं, अभेद्य कहते हैं। इन सारी चीजों से वो डिफाइन कर रहे होते हैं, और कहते हैं कि मानवीय अस्तित्व इस प्रकार की अचेतन सत्ताओं से घिरा रहता है और इनसे टकराता रहता है। तो सामान्य तौर पे अगर इसे व्यवहारिक रूप से भी देखेंगे, तो आपको प्रतीत हो रहा होगा कि ऐसा ही होता है कि अचेतन सत्ता बस होती है, वो बेतुकी होती है, अर्थहीन होती है। अगर आप चेतन सत्ता उनके साथ न टकराओ और उनमें जो संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं को अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप न ढालो, तो वो है क्या, उनका क्या मतलब है। अगर एक पत्थर पड़ा हुआ है, उस पत्थर पे नजर डालकर कोई मूर्तिकार अपनी हथौड़ी और छेनी से उसमें मूर्ति न गठित कर दे और उसे मूर्ति का रूप न दे दे, तो वो पत्थर है क्या, बेतुका ही तो है, अर्थहीन तो है, और क्या है। तो इसी रूप में वो कह रहे होते हैं कि ये जो अचेतन सत्ता होती है, इसका जो जगत होता है वह बेतुका, अर्थहीन होता है, गहन होता है, अभेद्य होता है, अपारगम्य होता है। और चेतन सत्ता क्या होती है, इनसे घिरी होती है और इनसे टकराती रहती है। तो अचेतन सत्ता की इस डेफिनेशन के बाद, इस निर्धारण के, वह अचेतन सत्ता की 3 लक्षणों को डिफाइन करते हैं। 3 लक्षणों को वो डिफाइन करते हैं। ये 3 लक्षण महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप लोग के यूजीसी नेट एग्जाम में कई बार पूछा गया और पूछा जा सकता है। तो ये 3 लक्षण कौन है? पहला एक लक्षण है जिसको वो डिफाइन कर रहे होते हैं कि ये आत्म चेतना का एक आवश्यक उपकरण है, जैसा कि हमने डिफाइन किया। यानी जो मानवीय अस्तित्व है, उसके लिए एक उपकरण, इंस्ट्रूमेंट के रूप में काम करता है। यानी जब चेतन मनुष्य या चेतन अस्तित्व इनसे टकराता है, तो मानवीय अस्तित्व को अपनी विशिष्टता समझ में आती है, और अपनी विशिष्टता के अनुरूप, अपनी आवश्यकता के अनुरूप इस उपकरण का वह प्रयोग करता है। इसलिए अचेतन सत्ता को आत्म चेतना के एक आवश्यक उपकरण के रूप में यह डिफाइन कर रहे होते हैं। फिर कहते हैं कि एक लक्षण यह भी होता है कि इसे वो कहते हैं संभावनाओं का भंडार। ठीक है, इसे अचेतन सत्ता को क्या कहते हैं? संभावनाओं का भंडार। इस रूप में भी वो डिफाइन कर रहे होते हैं, यानी ये संभावनाओं का भंडार है। इस रूप में भी इसको वो डिफाइन कर रहे होते हैं कि अचेतन सत्ता क्या है? संभावनाओं का भंडार है। यानी
अचेतन सत्ता में इनफाइनाइट पोटेंशियलिटीज होती हैं और इन पोटेंशियलिटीज को न्यूट्रलाइज करने का काम कौन करता है? मानवीय अस्तित्व करता है। उन्हें अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप वह ढालता है, उनका उपकरण के रूप में प्रयोग करता है। तो ये लक्षण भी आप लोग देख ही रहे होंगे। और तीसरा एक लक्षण है जिसको हम लोग निषेधिता कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में निहिलेशन कहा गया है। निहिलेशन, NIHILATION, निहिलेशन, निषेधिता। तो निषेधिता का क्या अभिप्राय है? निहिलेशन, निषेधिता का अभिप्राय ये होता है कि जब एक कोई प्रयोग करता है चेतन सत्ता अचेतन सत्ता से टकरा के उसे अपने अनुरूप ढालता है, और ढाल लेने के बाद फिर दूसरी आवश्यकता के अनुरूप जब इसे वह पुनः प्रयोग करता है, पुनः ढालने का प्रयोग करता है, तो वह जो अचेतन सत्ता है वह अपने पूर्व जो ढली हुई स्वरूप होती है उसको निषेधित करके नए स्वरूप में ढलने के लिए तैयार हो जाती है। तो इसी कहते हैं निहिलेशन, निषेधिता। जैसे आप देखते हैं कि हथौड़ी का काम क्या है? कील को ठोकना, यही काम है ना हथौड़ी का। लेकिन मान लीजिए किसी से बात कर रहे हैं, बड़ा क्रोध आ गया, तो यही हथौड़ी हथियार बन जाता है। बनता है कि नहीं बनता है? बनता है। न बने भगवान करे, कोई इस तरह का कृत्य न करे, लेकिन बनता है कि नहीं बनता है? तो जब बनता बन है सकता है इसका सर। मतलब है कि वह आत्म चेतना उसको बनता है ना, आत्म चेतना उसको। एक सिंपल जैसे हथौड़ी कोई चीज हो गई, तो पेन ही मान लीजिए, पेन का काम क्या है? लिखने का। थोड़ा सा हल्का लगेगा, उसमें ज्यादा हिंसक लग रहा था, तो पेन देखिए इसको लिखने का काम करता है। लेकिन मान लीजिए कोई इरिटेट कर रहा है आपको, परेशान कर रहा है, तो यही पेन उठा के आप उसकी तरफ फेंक देते हो, तो ये एक हथियार बन गया आपके। तो लेकिन ये पेन जो लिख रहा था, इसका उपयोग जिस तरह से आप कर रहे थे वह निषेधित हो गया। अब वह नए स्वरूप में आ गया, वह एक हथियार के रूप में आपने इसका प्रयोग कर दिया। इसी को कहते हैं कि वह अपने स्वरूप को क्या करता है? निषेधित करता रहता है। तो इसी को कहते हैं निषेधिता, निहिलेशन। तो निहिलेशन जो होता है, निषेधिता होता है, इसी को कहते हैं। तो ये 3 प्रकार का लक्षण होता है। इसको आप लोग किसी भी ट्रिक से बना लीजिएगा, नहीं तो फिर हम बना के दे देंगे। जैसा कि 2 ट्रिक हमने तार्किक भाववाद में बनाया था, आप लोग को अभी भी याद होगा। एक ट्रिक जो है हमने बनाया था, जो जो आपके कौन से दार्शनिक थे? श्योर विक्ट्री मॉरिस लिख के लिए था। हाँ हाँ, श्योर विक्ट्री बनाया था। तो ये श्योर विक्ट्री वाला एक बनाया था, और एक जो है केपी वाला बनाया था, ठीक है, प्रोटोकॉल स्टेटमेंट्स वाला, कार्नेप का। तो इस तरह से आप इसमें भी कोई चीज बना के आप रख सकते हो, ध्यान में रखिएगा। तो आत्मचेतना का आवश्यक उपकरण ए से बन रहा है, संभावनाओं का भंडार एस से बन रहा है, और निषेधिता जो है एन से बन रहा है। तो आप इसको कुछ भी ले सकते हो। जैसे एक आ रहा है कि अगर एक ए और जोड़ दोगे तो आसान हो जाएगा, आसान जैसा बन रहा है ना, आसान। अगर डबल ए कर दो, आसान आ जा रहा है, आसान, आसान, इजी, ठीक है। तो इसको याद कर सकते हो कि अचेतन सत्ता के लक्षण क्या है? आसान, इजी, आसान। तो आसान में एक ए पकड़ लोगे तो उसको कहोगे क्या? आत्मचेतना का आवश्यक उपकरण। यस कहोगे संभावनाओं का भंडार, और यन कहोगे क्या? निषेधिता। इस तरह से आप डिफाइन कर दोगे, ठीक है। इस तरह से सारी चीजों को आप डिफाइन कर दोगे। अब जो है चेतन सत्ता आता है। तो चेतन सत्ता तो मुख्य है, क्योंकि यही मानवीय अस्तित्व चेतन सत्ता है, और यही केंद्र बिंदु है। तो यही केंद्र बिंदु है। तो ये चेतन सत्ता का तो बड़ा विस्तार पूर्वक चेतना और निषेधिता इन सब का वो विश्लेषण करते हैं, जो आगे चल के हम लोग कल की क्लास में करेंगे ही। लेकिन यहाँ पर जो है थोड़ा बहुत हम आउटलाइन दे देते हैं। कुछ बिंदुओं को उन्होंने स्पष्ट किया है, जो आप लोग के एग्जाम्स में यूजीसी नेट जेआरएफ में एज इट इज पूछा जाता है, उसको हम लोग स्पष्ट कर देते हैं। और बाकी डिटेलिंग तो जब हम चेतना और निषेधिता को पढ़ाएंगे तो वहां पे भी डिटेलिंग होगी। एक चेतन सत्ता को उन्होंने डिफाइन करते हुए एक स्टेटमेंट कहा है, जो आप लोग के सेकेंडरी बुक्स में भी एज इट इज दिया है। उन्होंने कहा है कि जो चेतन मनुष्य होता है उसमें एक विचित्र प्रकार का विरोधाभास होता है, कॉन्ट्रडिक्शन होता है। और उस कॉन्ट्रडिक्शन को डिफाइन करते हुए उन्होंने कहा है कि मनुष्य जो है वह नहीं है, जो नहीं है वह है। इस तरह से उन्होंने डिफाइन किया कि जो चेतन मानवीय अस्तित्व होता है उसमें एक विचित्र प्रकार का विरोधाभास होता है, क्योंकि उस विरोधाभास को वो डिफाइन करते हुए कहते हैं कि वह जो है वह नहीं है, और जो नहीं है वह है।
यानी किसी भी समय पर मानवीय अस्तित्व, चेतन अस्तित्व के निश्चित लक्षणों को डिफाइन करना संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। क्योंकि आप लोग व्यवहार में भी देखते होंगे कि ऐसा ही होता है कि आप किसी को मानते हैं कि यार बड़ा अच्छा है, और 1-2 दिन बाद पता चलता है कि यार बड़ा खराब है। जिसको मानते हो बड़ा खराब है, 1-2 दिन बाद पता चलता है कि बड़ा अच्छा है। नहीं होता है? तो किसी भी समय किसी निश्चित लक्षणों को डिफाइन करना मानवीय अस्तित्व के लिए संभव नहीं है। इसलिए एक विचित्र प्रकार के विरोधाभास का संदर्भ लाते हैं चेतन मानवीय अस्तित्व के संदर्भ में, कि मनुष्य जो है वह नहीं है, जो नहीं है वह है। आपसे एज इट इज पूछा जा सकता है कि ये किसका स्टेटमेंट है, तो जीन पॉल सार्त्र का स्टेटमेंट है। इसी प्रकार एक स्टेटमेंट चेतन मनुष्य, चेतन मानवीय अस्तित्व के संदर्भ में वो कहते हैं कि वह एक ऐसा खोल, खोल मतलब होता है खाना, खाली चीज। जैसे आप नारियल नारियल शेल को या निकाल, वैक्यूम। हाँ नारियल को निकाल लीजिए तो खोल बचता है, तो उसी को कहते हैं वैक्यूम या खाली चीज, खोखली चीज। तो कहते हैं कि मनुष्य एक ऐसा खोल है जिसे वह सदा अपने से ही भरता रहता है। तो आप लोग भी देखते होंगे कि वास्तव में ये बात सही है कि देखा जाए तो ये सब सारी चीजें क्या है, अपने से ही ये सब दुनिया भर का दुनियादारी बनी हुई है। भाई भगवान ने कहा एआई बनाओ, भगवान ने नहीं कहा है ना एआई बनाओ आप। भगवान ने कहा है कि एक गेंद लेके दौड़ो और उसको फेंको किसी बल्ले को लेके खड़े हुए आदमी के सामने, और बल्ला वो घुमाए, ये सब करे। ये सब कहा गया है क्या किसी? नहीं कहा गया है ना। लेकिन मनुष्य अपने आप से ये सब चीजें बनाता रहता है और उसको भरता रहता है। तो ये खोल है जिसको वो निरंतर वो भरने का प्रयास करता है। तो एक चीज उन्होंने, ये दो महत्वपूर्ण स्टेटमेंट्स थे जो आप लोग को एज इट इज आप लोग के यूजीसी नेट जेआरएफ में पूछा जाता है। और दूसरी एक महत्वपूर्ण बिंदु को स्पष्ट करते हैं चेतना के संदर्भ में, मानवीय चेतन मनुष्य चेतन अस्तित्व के संदर्भ में, जिसको हम लोग आगे भी चेतना और निषेध भाव में स्पष्ट करेंगे। उन्होंने कहा कि मानवीय चेतना जो है एक प्रकार की कमी की चेतना होती है, और मानवीय अस्तित्व क्या है, सदैव उस कमी को दूर करने का प्रयास करता है। और इसी दूर करने के प्रयास में वो क्या करता है, निर्णय लेता है, यानी स्वीकारता है या अस्वीकारता है। और यह स्वीकारना या अस्वीकारना ही क्या है, निर्णय लेना है। और ये निर्णय लेना ही क्या है, उसकी स्वतंत्रता है। तो इसी संदर्भ में एक स्टेटमेंट और दे रहे होते हैं कि मैन इज बाउंड टू बी फ्री, मनुष्य स्वतंत्र रहने के लिए आवश्यक है। तो आप लोग देख रहे होंगे कि वास्तव में जीवन में हमें ऐसा प्रतीत होता है कि मानवीय अस्तित्व में हमेशा एक कमी बनी रहती है। आप जो अरबपति खरबपति, क्या उसके अंदर कमी नहीं है? आप देखें कि अभी जो एक खरबपति हैं आपके अग्रवाल जी, जो वेदांता के जो हेड हैं, जो वेदांता के हेड हैं, उनका लड़का अभी जो है लगभग 40 42 43 साल का था, वो मर गया। क्योंकि वो कोई डाइविंग कर रहा था, कोई वो होता है जो जिसको कहते हैं ना कि जो स्काई डाइविंग। स्काई डाइविंग या कुछ कर रहा था, जो एडवेंचरस गेम्स होते स्काई हैं। होती है और एक सी वाली होती है जिसमें हाँ स्कूबा डाइविंग कर रहा था कि स्कूबा कौन सी स्कूबा। डाइविंग कर रहा था। तो किसी डाइविंग में जो एडवेंचरस चीज होती है उसमें वो मारा गया। तो मारा गया ना। तो आप ये बताइए कि आप हम तो परेशान है मिडिल क्लास 2 जून की रोटी के लिए, उसको अरबों खरबों मिला है तो वो अलग परेशान है। तो कमी नहीं है, गलत बोल रहे हैं बताइए। तो ये स्टेटमेंट सही साबित नहीं हो रही है कि मानवीय चेतना एक कमी की चेतना है। तो ये कमी ही तो है, कोई चीज तो होगी जो उसको प्रेरित कर रही थी, सब कुछ होने के बाद भी ये उल्टा सीधा काम कर रहा था। तो इसीलिए कहा गया है कि मानवीय चेतना एक कमी की चेतना है, और मानवीय अस्तित्व सदैव उस कमी को दूर करने की कोशिश। और एक और चीज हम जोड़ दें जो पुस्तकों में नहीं दी है, अगर आपको इस कमी को दूर करना है ना, तो किसी क्रिएटिव चीज से जुड़ जाइए। अगर आपको इस कमी से दूर करना है, नहीं तो हम बता रहे हैं कि आप कहीं पे भी कामयाब हो जाएंगे, कितने भी बड़े आदमी बन जाएंगे, कितना भी पैसा कमा लेंगे, कितना भी ज्ञान अर्जित कर लेंगे, लेकिन आप कहीं कुछ कर सकते हो इसी कमी की वजह से। क्योंकि आप ऐसे करते ही रहोगे, ये स्वभाव है, मानवीय अस्तित्व के लक्षण है। और इसको दूर कौन कर सकता है, ये क्रिएटिविटी कर सकती है। इसलिए किसी न किसी क्रिएटिव चीज से आप जुड़ जाओ, चाहे संगीत में रुचि बना लो, चाहे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाओ, या चित्रकारी करो, कुछ करो, कुछ क्रिएटिव करो। अगर क्रिएटिव करोगे तो वही क्रिएटिविटी आपको ये कमी से जो है उसको भर पाएगी। और उसको, क्योंकि क्रिएटिविटी में बहुत वो होता है,
फिर से फोन आ रहा है, तो हम अब कल क्लास लेते हैं, ठीक है? चलिए।